श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल के आर साउथ क्लास। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग का। इसे किसने लिखा है? तो एन.एस. जंग ने लिखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर तो इसमें आपको दो स्टोरी मिलेगी, एक तो मुकेश की और एक तो साहिब की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कैरेक्टर ही गरीबी को बताता है, कैसे कम उम्र में बच्चों को काम करना पड़ता है अपने घर के आर्थिक मदद करने के लिए, इसी को बताया गया है। पहले स्टोरी है मुकेश के बारे में, पहला स्टोरी है साहिब आलम के बारे में, जिसका मतलब है लॉर्ड शिवा, या फिर लॉर्ड गॉड कह सकते हैं, भगवान, ठीक है, जो दुनिया को चलाता है। इसका मतलब होता है एलिस जब काफ़ी दिनों से यह नोटिस कर रही थी स्टार्टिंग में कि कुछ बच्चे हैं जो कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद वह आती है उन बच्चों के पास और उन बच्चों से पूछती है, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं है? तो साहिब कहता है, पसंद तो है, लेकिन हम लोग स्कूल नहीं जा सकते, हमारी जो कंडीशन या फिर हमारे बस्ती में कोई स्कूल नहीं है। तो जो लड़का है साहिब, वो एनिस से पूछता है, क्या तुम स्कूल बनवाओगी? तो एनिस है ना मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मैं स्कूल बनवाऊंगी, क्या तुम जाओगे? तो लड़के कहते हैं, हाँ हम जाएंगे, और वहाँ से मुस्कुरा करके वो निकल जाते हैं। फिर कुछ सप्ताह के बाद, कुछ महीनों के बाद, जैसे एनिस की वापस से मुलाकात साहिब से होती है, तो साहिब दौड़ते हुए आता है और कहता है, मैडम क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? हमें स्कूल आना है। तब एनिस को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है। क्यों? क्योंकि उसने जो बच्चे से प्रॉमिस कर दिया था ना कि हाँ मैं स्कूल बनवाऊंगी, तो बच्चे के अंदर, ठीक है, एक एनर्जी आ गई थी, उससे भरोसा आ गया था कि ये बड़े लोग हैं, जरूर हमारे लिए स्कूल बनवाएंगे और हम स्कूल जा पाएंगे। तो एनिस को बहुत खराब लगता है, बहुत गिल्टी फील होता है, ठीक है। तब एनिस फिर कुछ दिनों के बाद जब साहिब से मिलती है, गार्बेज में देखती है कि अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आया हुआ है, कुछ ढूंढ रहा है, ठीक, कचरे के ढेर में सोना खोज रहा है। तो एनिस जाती है और साहिब से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो साहिब बताता है कि साहिब आलम, ठीक है। तो एनिस सोचती है, इसका नाम इतना अच्छा है, इसके नाम का मतलब इसे खुद नहीं पता, लॉर्ड गॉड, ठीक है, जो दुनिया का देखभाल करने वाला, जो दुनिया का रखवाला है, ऐसा इसका नाम है, लेकिन इसका कंडीशन कैसा है, ठीक है। एनिस इस बात को सोचने लगती है। उसके बाद एनिस पूछती है, क्या तुम यहाँ कब से रहते हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ बताया है? तो साहिब बताता है कि हाँ, मेरी माँ कहती है कि उस सन 1971 के समय जब हम लोग बांग्लादेश में रहते थे, ढाका में, बांग्लादेश के गांव ढाका में रहते थे मेरे माँ लोग, तो उस टाइम ना बाढ़ आई हुई थी और गांव घर को वो बहा करके ले गई। हमारी सारी भूमि जो अनुपजाऊ हो गई, खेती नहीं होने लगी, तो मजबूरी में हमारे पेरेंट्स को इस बड़े शहर में आकर के रहना पड़ा। और ऐसे गली में हम रहते हैं जहाँ पर बहुत ही गंदगी है और हमें किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है और ना ही हमारा कोई परिचय है, ये साहिब बताता है। तो एनिस सोचती है कि कितनी दुख की बात है, ठीक है, कि इन बच्चों की जो एजुकेशन का टाइम, इनको पढ़ने लिखने का जो टाइम है, इसमें भी इनको मजदूरी करना पड़ रहा है, इनको काम करना पड़ रहा है, उनको बहुत ख़राब लगता है। फिर एनिस बच्चों के पैरों को देखती है, जिसमें कुछ बच्चे स्लीपर पहने होते हैं, तो किसी का जो स्लीपर है वो अनमैच होता है, मैचिंग का नहीं होता है, तो कोई बच्चे बिना चप्पल के ही रहते हैं। तो एनिस पूछती है, तुम्हारे चप्पल है जो दोनों अलग अलग साइज के, ऐसा क्यों? तो बच्चा कहता है, क्योंकि मेरे दोनों पैर जो साइज है अलग अलग है, इसीलिए मेरे जो पैर है उनके नाप का मुझे चप्पल नहीं मिलता, तो मुझे मजबूरी में अलग अलग नाप का चप्पल जो पहनना पड़ता है। तो कुछ बच्चे कहते हैं उनमें से कि हमारी परंपरा है, अगर हमें चप्पल मिल भी जाए तब भी हम उसे नहीं पहन सकते, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। एनिस समझ जाते हैं कि हाँ, ऐसा बच्चे क्यों कर रहे हैं। फिर वहीं पर एनिस को याद आता है उदीपी के बारे में। पहला स्टोरी हमारे साहिब आलम के हैं, इसी के अंदर में हम उदीपी जो प्लेस है उसके बारे में देखते हैं। एनिस कहती है, एनिस को एक स्टोरी याद आता है उदीपी के बारे में। उदीपी जैसे कि एक मंदिर था और मंदिर से लगा हुआ था स्कूल। तो एक पृष्ठ पुजारी का बेटा था, वे लोग बहुत गरीब थे, मंदिर में पूजा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्हें एक टाइम का अच्छे से भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो जो बच्चा है ना पुजारी का, उसका जो बेटा है, वो डेली स्कूल जाने से पहले प्रार्थना करता था, भगवान से यह प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़े जूता दिला दो, क्योंकि मेरे पास जूता नहीं है। और वो डेली फटा हुआ जूता पहन कर ही जाया करता था, ठीक है ना। और ऐसे करते करते 30 साल गुजर जाता। जब एनिस 30 सालों के बाद वहाँ पर जाती है तो क्या देखती है
कि अब उस मंदिर में नए पुजारी आ चुका है और वह देखता है कि एक लड़का जो स्कूल से आता है और उसके उसके पीछे बहुत ही सुंदर बैग लटका हुआ है और उसका जो यूनिफॉर्म है बहुत शानदार है, चमकदार है, उसके जूते बहुत अच्छे हैं। वो आता है और अपने बैग को किसी बेड पर पटक देता है। ठीक है, इसे देख करके नरेटर सोचती है, हाँ, जो 30 साल पहले एक बच्चा जो रोज ही प्रार्थना किया करता था कि मुझे अच्छे जूते दिला दो, तो आज जो सफल हो गया और इस बच्चे को प्राप्त हो गया है। ठीक है ना। उसके बाद वापस से हम चले जाते हैं साहेब के पास। तो साहेब है, साहेब के बारे में एनिस जो है कहती है कि साहेब बहुत गरीब घर से बिलोंग करता है, ऐसे ऐसे वो गली में रहता है, स्ट्रीट पे रहता है, जहाँ लोगों को खुद का परिचय नहीं है। भोजन के लिए वो लोग 3 टाइम का 1 टाइम का भोजन भरपेट नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनका मजबूरी है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, इधर कोई जाते नहीं है, ना ही उनको कोई काम मिलता है, जिसके कारण से उनको मजबूरी में 30 साल हो गए ऐसे जीवन यापन करना पड़ रहा है। ठीक है ना। फिर साहेब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि मान लो 13-14 के आसपास का जब होता है, तो वो एक टी स्टॉल पे काम करता है। तभी एनिस की मुलाकात फिर से साहेब से होती है। तो क्या देखता है, जो साहेब उसके हाथ में दूध का एक पैकेट होता है, कनस्टर होता है। ठीक है, क्योंकि टी स्टॉल पे काम करता है। तो एनिस साहेब के पास जाकर के पूछती है कि साहेब तुम यहाँ काम करते हो? तो साहेब कहता है, हाँ, मुझे महीने का 800 रुपये मिलता है और मुझे खाना भी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। एनिस जब पूछती क्या तुम खुश हो? तो कहता है मैं नहीं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो मेरे हाथ में जो केतली है, ठीक है, और दूध का जो पैकेट है वो ज़्यादा भारी लगता है मुझे उन प्लास्टिक थैला से। क्यों? क्योंकि जब मैं जब गार्बेज पे, कचरे के ढेर में जब मैं सोना ढूंढने के लिए जाया करता था तो मैं खुद का मालिक होता था, और जब मुझे 1 रुपये का या 10 रुपये का नोट मिल जाता था तो मेरी आंखें जो चमक उठती थी, मेरा चेहरा खिल जाता था और मैं खुशी से झूम जाता था। लेकिन अभी मुझे महीने का 800 रुपये भी मिलता है, फिर मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद का मालिक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है। तो एनिस कहती है कि शायद अगर बचपन में इसको अच्छा परवरिश किए होते, ये स्कूल गया होता, तो इसकी जो कंडीशन है ऐसी नहीं होती और इसको ऐसे काम करना नहीं पड़ता। ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट होता है साहेब का। हम लोग जो है ना सेकेंड स्टोरी को देखेंगे। सेकेंड स्टोरी जो है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें हम लोग देखेंगे मुकेश के बारे में। ठीक है। मुकेश जिसकी गाड़ी चलाना चाहता है, कहाँ से बिलोंग करता है? फिरोजाबाद से। ठीक है, फिरोजाबाद से बिलोंग करता है और ये ना किसी गैराज में काम करता है और वो चाहता है कि खुद का अपना गैरेज खोले। ठीक है, और वो कार चलाना भी चाहता है। ये जो जैसे कि यहाँ पर जो साहेब आलम है टी स्टॉल पे काम करता है, यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट होता है ना, वहीं पर से इसका स्टोरी स्टार्ट होता है। जैसे कि वो स्टॉल में काम करता है और ये जो है गैरेज पे काम करता है और अपना खुद का गैरेज जो है खोलना चाहता है और अपना खुद का वो कार लेना चाहता है, चलाना भी चाहता है। तो जो एनिस है वो मुकेश से मुलाकात करती है तो कहती है, मुकेश तुम क्या करना चाहते हो? तो मुकेश कहता है मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो एनिस कहती है, मुकेश क्या तुम्हें कार चलाना आता है? तो मुकेश कहता है नहीं, मैं खुद सीख जाऊंगा क्योंकि मुझे कार चलाना है। एनिस देखती है कि वो जो बच्चा जो फिरोजाबाद के, वो भी सेम जैसे कि साहेब गरीब गली पे रहता है ना, एकदम लो क्वालिटी का जो गली है जहाँ पर सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, जिनका खुद का कुछ परिचय नहीं है, जहाँ पर भोजन के लिए भी तरसते हैं। ठीक है, जितना जरूरी जीने के लिए सांस जरूरी है ना, उतना जरूरी उनके लिए भोजन की भी आवश्यकता है, उनकी पहचान जरूरी है। वैसे सेम गली जो है ना, उनका गरीबी जो स्थिति जो गली है वहीं पर जो है मुकेश भी रहता है। तो एनिस कहती है मुकेश से, मुकेश तुम क्या करना चाहते हो? तो मुकेश कहता है मैं खुद का अपना गैरेज खोलूंगा और मैं गाड़ी मोटर भी बनाया करूंगा। ठीक है। मुकेश बताता है कि वो फिरोजाबाद गली पे रहता है, ऐसे गली में रहता है जहाँ मतलब पूर्वज टू पूर्व, वंश टू वंश जो है, पीढ़ी उधर पीढ़ी जो है, लोग जैसे बैंगल्स मेकर हैं, वहाँ से वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो हर घर के जो लोग हैं वो सिर्फ चूड़ी बनाना जानते हैं, चूड़ी ही बनाया करते हैं। उसके अलावा वहाँ के लोगों को कुछ भी काम नहीं आता है। लगभग वहाँ पर 20,000 बच्चे हर घर में काम करते हैं। उनके मोहल्ले में लगभग आप लोगों को 20,000 जो बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे। ये जो है साहेब बताता है कि कैसे हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं सिर्फ चूड़ी बनाते हैं और अपने बच्चों से काम जो है करवाया करते हैं। ठीक है ना। एनिस कहती है कि
अगर लोग में अगर थोड़ी सी शिक्षा आएगी, लोग समझेंगे कि ऐसा चूड़ी बनाना ही जरूरी नहीं है। अपने इस परंपरा को तोड़ करके अगर कोई अच्छा काम करना चाहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमा करके अपने लाइफ स्टाइल के बदल सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है अशिक्षित हैं, ना एजुकेशन, ना तो स्कूल जाते हैं और ना ही कुछ और काम करते, सिर्फ बैंगल्स मेकर हैं। इसीलिए इनको इतना पैसा नहीं मिल पाता जितना इनको ज़रूरत है, और कम पैसा मिलने की वजह से इन लोगों को भरपेट खाना प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, तभी एक लड़की है सविता, सविता के बारे में इसी के अंदर बताया गया है। ठीक है, फिरोजाबाद में ही सविता है ना, एक 30-35 साल की लड़की है जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, जो पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और चूड़ी लेने के लिए जाती है। तो एक लेडीज होती है जो चूड़ी बना रही होती है, उसके पास जाती है और सविता जो चूड़ी बोलती है मुझे चूड़ी चाहिए, वो खरीदती है। तो एनिस क्या कहती है इसके बारे में, क्या बोल रही है, इसको सुनिए। एनिस कहती है कि जो सविता लड़की है इसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि जो चूड़ी खरीदने के लिए आई है ना, वो उसका महत्व क्या है। उसका महत्व है कि जो भारत की महिलाएं विवाह के बाद पहनती है, मतलब सुहाग उसकी निशानी, जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाना, ठीक है, माथे पे बिंदी लगाना, या फिर हाथों में इस जो चूड़ी पहना जाता है, ये सुहाग की निशानी होती है। जब इसका विवाह हो जाएगा तो तब इसको पता चलेगा कि ये जो चूड़ी है उसका मतलब महत्व क्या है। जैसे कि जो महिला बैठी हुई है, उस महिला के हाथ में देख सकते हैं कि चूड़ी है, मतलब एक समय उसके साथ भी ऐसा हुआ होगा, उसका विवाह हुआ होगा और वो भी दुल्हन बनी होंगी। तब सविता को समझ में आएगा कि चूड़ी का महत्व क्या है। ये एनिस उसको देख करके कहती है कि जो चूड़ी है वो भारत की महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सुहाग की निशानी है। तो ये फिरोजाबाद का खासियत है कि फिरोजाबाद फेमस क्यों है। तो फिरोजाबाद चूड़ी बैंगल्स मेकर के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर हर घर के लोग जो है चूड़ी बनाते हैं। लगभग 20,000 बच्चे जो हैं वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, कम एज में काम करते हैं, एजुकेशन नहीं करते, क्योंकि पीढ़ी वंश के तौर चला आ रहा है। ठीक है, अब ये जो मुकेश है वो कहता है कि जो भी कंडीशन हो, एनिस जब इससे बात करती है तो मुकेश कहते हैं जो भी कंडीशन हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बेशक सब लोग कुछ भी करें, जैसे भी अपने वंश को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बैंगल्स मेकर करें, पर मुझे बैंगल नहीं बनाना है, मुझे चूड़ी नहीं बनाना है, बल्कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और खुद का अपना दुकान खोलूंगा, गैरेज खोलूंगा और वहाँ पर क्या करूँगा, मैं वहाँ पर मोटर गाड़ी बनाऊंगा, कार चलाना सीखूंगा और अच्छा पैसा कमा करके मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। इस तरह से मुकेश एक्सप्लेन करता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मुकेश फिरोजाबाद में रहता है तो उनके घर की कंडीशन देख लेते हैं। उनके घर मतलब कि मान लीजिए एक हॉल है, एक ही रूम है, और वहीं पर जैसे उनके एनिमल्स जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको भी रखा जाता है, वो लोग भी वहीं से रहते हैं। और उनके यहाँ कोई विंडो नहीं है, एक ही दरवाजे जहाँ से रोशनी आती है और बाहर जाती है। इनके यहाँ इसके पिताजी हैं मुकेश के, इसके भाई हैं और इसकी भाभी हैं। इसकी भाभी है जो सबकी देख रेख करती, बहुत कम उम्र में ही ये पूरे घर को संभाल ली हैं, इनके लिए खाना बनाया करती हैं। और इनके जो मुकेश के पिताजी और इनके भाई बैंगल बनाया करते हैं और बेचते हैं, जिससे कि लगभग इनकी जीवन यापन हो रही है। इसमें थोड़ी संस्कृति को भी बताया गया है कि जैसे एनिस जो एक बार मुकेश के यहाँ जाती है तो क्या देखती है कि मुकेश की भाभी है ना, वो खाना बना रही होती है। तभी वो जैसे उनको लगता है कोई आ रहे हैं तो वो जल्दी से उठ करके अपने सिर को पूरा यहाँ तक पूरा से अपने फेस को घूंघट से छिपा लेती हैं, ढक लेती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब घर की जो महिलाएं हैं जब कोई घर पे आते हैं तो अपने सिर को पूरा ढक लेते हैं, फेस को पूरा ढक लेते हैं, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। ये वहाँ के अपनी एक रीति है। तो एनिस इसी चीज़ को देखती हैं और कहती हैं कि लोग जैसे उनके यहाँ जाना भी हो तो क्या थोड़ा झुक करके अंदर घुसना पड़ता है। इस सारे कंडीशन को देख करके एनिस कहती है, चाहे मुकेश के घर की बात करें या फिर साहेब ए आलम के घर की बात करें, दोनों ही जो स्टोरी है ना डिफरेंट नहीं है, दोनों ही गरीबी स्थिति को ही दिखा रहे हैं, कैसे बच्चे लोग को जो सपना है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उन लोग को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जो साहेब है वो अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेता है और अपने सपना को छोड़ देता है, लेकिन मुकेश है ना वो अपने सपना को आज भी अपने दिमाग पे, अपने दिल पे रखा हुआ है और सोच रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक से बनूंगा, खुद का काम करूंगा, मैं दूसरे के अंदर काम नहीं करूंगा। तो इस चैप्टर में दिखाया गया कि कैसे
बच्चों को अगर सही परवरिश ना हो, जैसे कि उनको अच्छा शिक्षा ना मिल पाए, तो उनकी जो आगे की जो फ्यूचर की जो लाइफ है ना, फ्यूचर है उनकी, वो अच्छी नहीं हो सकती है। इस चीज़ को दिखाया गया है। इसीलिए बच्चों को कम उम्र में काम नहीं करवाना चाहिए, उनको अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहिए। ये जो गरीबी है ना, वो क्या है, क्या से क्या कर देती है, इन सारी चीज़ों को एलिस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चैप्टर में बताया हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है ना, जिसमें बच्चों की हैप्पीनेस को भी बताया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मैं उसको बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो है मुकेश से कैरेक्टर, ठीक है, और जैसे कि आपका साहिब आलम का कैरेक्टर, या फिर फिरोजाबाद फेमस क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सविता के बारे में इंट्रो पूछ सकते हैं, सविता का कैरेक्टर, सविता कैसे दिखती है, इसको पूछ सकते हैं। या फिर उदिति के स्टोरी को पूछ सकता है। ये जो मेन टॉपिक है उसको पूछ सकता है। या फिर पूछ सकते हैं जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। तो ये जो वो जितना बताएं उतना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से आप एक काम करिएगा, आप शुरू से लास्ट तक एक्सप्लेन कर लीजिए इंग्लिश में, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। और बाकी अगर कुछ और ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।